डियर स्टूडेंट्स, अपन ने ग्लूकोज की फिशर संरचना देख ली थी। फिशर संरचना में क्या था कि ग्लूकोज के साथ में डी प्लस ग्लूकोज लिखा हुआ था। डी का मतलब था कि ग्लूकोज है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के डी समावेशी से संबंधित है, इसलिए उसका नाम क्या लिख दिया अपनों ने, डी लिख दिया। और प्लस का मतलब था कि ग्लूकोज है वो एक दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक है। दक्षिण गुणक यौगिक का मतलब कि जो ग्लूकोज का जलीय विलयन बनेगा, उस जलीय विलयन में से अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर देगा, दक्षिण दिशा में घुमा देगा। इसलिए ग्लूकोज के साथ में प्लस वर्ड यूज किया जाता था। और अपनों ने ग्लूकोज की जो फिशर संरचना थी वो किस आधार पर दी थी, विभिन्न टाइप की जो रिएक्शनें देखी थी, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखी थी, अपचयन देखी थी, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में अभिक्रिया देखी थी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में देखी थी, फेनिल हाइड्रोजन के साथ देखी थी। ये सभी रिएक्शनों को देखने के बाद में अपनों ने ये सिद्ध किया कि ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। उसमें क्या एल्डिहाइड समूह भी पाया जा रहा है और 5 हाइड्रोक्सी समूह भी क्या है, पाया जा रहा है। उस आधार पर अपनों ने फिशर संरचना दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी रिएक्शन है जो ग्लूकोज नहीं दे पाता, और जिसके कारण ये भी सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सी संरचना है, चक्रीय संरचना भी प्रेजेंट है। तो वो कौन सी रिएक्शन है जो ग्लूकोज नहीं दे पाता, तो आपसे डायरेक्ट यही ध्यान रखना है कि ग्लूकोज ये निम्न रिएक्शनें नहीं देने के कारण उसके अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है, चक्रीय संरचना पाए जाने की संभावना रहती है। तो कौन कौन सी अभिक्रिया है, तो फर्स्ट अभिक्रिया है कि ग्लूकोज होता है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में कोई भी योगात्मक उत्पाद नहीं देता। अगर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जा रहा है और वो एल्डिहाइड समूह क्या है, मुक्त अवस्था में है, मतलब किसी भी रूप से चक्रीय अवस्था में नहीं जुड़ा हुआ है, तो ग्लूकोज इसके साथ अभिक्रिया करके योगात्मक उत्पाद हाइड्रोजन सल्फाइड ग्लूकोज का निर्माण करता। लेकिन ग्लूकोज ऐसा नहीं करता है, इसके साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है। अभिक्रिया नहीं देने के कारण अपने कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह है वो मुक्त अवस्था में नहीं है। तो फर्स्ट रिएक्शन अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, आधार पूछे कि किन आधारों पर आप कह सकते हो कि ग्लूकोज के अंदर चक्रीय संरचना पाई जाती है। तो फर्स्ट अपने माइंड में रखना है कि ग्लूकोज होता है वो किसी भी प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके कोई भी योगात्मक उत्पाद नहीं देता, जिसे अपने ग्लूकोज हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हैं। इस टाइप का कोई भी यौगिक नहीं बनाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह है वो मुक्त अवस्था में नहीं है। वो मुक्त अवस्था में नहीं होने के कारण संयुक्त अवस्था में जुड़ा हुआ है, किसी न किसी कार्बन के साथ चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ है। फिर सेकंड अपने देखते हैं कि ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज होता है वो 2 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन परीक्षण या फिर सिप परीक्षण नहीं देता है। 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन परीक्षण या सिप परीक्षण एक सिंपल सा परीक्षण होता है, जिसके अंदर अगर अपने कोई यौगिक लेते हैं, अगर उस यौगिक में अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन समूह प्रेजेंट है, तो वो उस विलयन का जो रंग होता है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, नारंगी पीले रंग में कन्वर्ट कर देता है, इस टाइप के रंग में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई यौगिक जिसके अंदर एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट ही नहीं है, और कौन सा समूह प्रेजेंट नहीं है, कीटोन समूह भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो इस टाइप का परीक्षण नहीं देते। जैसे विलयन का रंग होता है वैसा का वैसा उसका रंग पड़ा रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होती। तो जब अपने ग्लूकोज में ये देखा था कि एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन परीक्षण देना चाहिए और साथ में सिप परीक्षण भी देना चाहिए। लेकिन इस टाइप का वो कोई परीक्षण नहीं देता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट नहीं है, या फिर प्रेजेंट है तो वो मुक्त अवस्था में नहीं है। मुक्त अवस्था में नहीं है तो कौन सी अवस्था में होना चाहिए, चक्रीय अवस्था में होना चाहिए। फिर अपनों ने थर्ड रिएक्शन देखते हैं कि ग्लूकोज की जब अभिक्रिया करवाते हैं अपने एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में, तो अपना कौन सा उत्पाद बना था, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना था। और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की जब अभिक्रिया करवाते हैं अपने किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, तो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और जब अपने ग्लूकोज की डायरेक्ट अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, ग्लूकोज की डायरेक्ट अभिक्रिया करवाते हैं जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, तो क्या बनता था, ऑक्सिम बनता था। लेकिन जब ग्लूकोज की अपने पहला एसिटिलीकरण करवाया, एसिटिलीकरण कराने के बाद में कौन सा उत्पाद बनाया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाया। और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाने के बाद में अपनों ने चेक किया कि ग्लूकोज के ऊपर एक एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है।
अगर ये एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में है तो वो डायरेक्ट अभिक्रिया करना चाहिए। जिस टाइप से ग्लूकोज की डायरेक्ट अगर अपने किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करवाते हैं तो ऑक्सीजन बन रहा था और ये सिद्ध हो रहा है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है। लेकिन जब ग्लूकोज का एसिटिलीकरण कर दिया जाता है और ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बना लिया जाता है, अब इस ग्लूकोज पेंटाएसीटेट की जब अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है वो कौन सी अवस्था में प्रेजेंट नहीं है, मुक्त अवस्था में प्रेजेंट नहीं है। मुक्त अवस्था में प्रेजेंट नहीं है तो कौन सी अवस्था में होगा, संयुक्त अवस्था में, मतलब एक चक्रीय अवस्था में जुड़ा हुआ होगा। तो ये तीन आधार हैं, तीन आधार अपने को ध्यान में रखने हैं कि इस आधारों पर अपने कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह पाया जाता है, ग्लूकोज की कौन सी संरचना पाई जाती है, चक्रीय संरचना पाई जाती है। चक्रीय संरचना का मतलब कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह है वो एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में नहीं है। अगर मुक्त अवस्था में होता तो वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता और योगात्मक उत्पाद बनाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर उसके अंदर मुक्त अवस्था में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता तो वो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन परीक्षण देता तथा शिव परीक्षण भी देता, लेकिन इस टाइप का वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में होता तो वो क्या करता, जो ग्लूकोज का एसिटिलीकरण करवाया है और एसिटिलीकरण कराने के बाद में जो पेंटा एसीटेट बना है अपना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना है, तो वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद का निर्माण करता, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है वो मुक्त अवस्था में नहीं है। मुक्त अवस्था में नहीं है तो कौन सी अवस्था में होगा, चक्रीय अवस्था में, किसी न किसी रूप से वो चक्र के द्वारा जुड़ा हुआ होगा। तो ये तीन आधार अपने को ध्यान में रखने, फर्स्ट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का ध्यान रखना, सेकंड शिव परीक्षण और 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल परीक्षण का ध्यान में रखना, और थर्ड कौन सा रखना कि ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनाना है, उसके बाद में लिखना है कि हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। ये तीनों कारण ये सिद्ध करते हैं कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड समूह है वो कौन सी अवस्था में नहीं है, मुक्त अवस्था में नहीं है, एक चक्रीय अवस्था में जुड़ा हुआ है। तो चलो मान लिए इनकी जो कंडीशन थी, जो ये कह रहे हैं कि ये तीन प्रकार की कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रहे, तो ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होगी वो किस प्रकार से होगी। तो फिर ये आगे कहता है कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होगी वो दो रूप में होगी, अर्थात ग्लूकोज होता है वो दो रूपों में पाया जाता है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज उस ग्लूकोज को कहते हैं कि जब अल्फा ग्लूकोज का निर्माण कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्लूकोज का जो सांद्र विलयन होगा उस सांद्र विलयन को अपने क्या करते हैं, अगर 303 केल्विन पर क्रिस्टलीकरण करते हैं तो अपने को कौन सा ग्लूकोज प्राप्त होगा, अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होगा। जब ग्लूकोज का सांद्र विलयन बनाया जाता है और उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो कौन सा ग्लूकोज प्राप्त होता है, अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसकी स्ट्रक्चर अपने देखेंगे कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की संरचना में क्या डिफरेंस है। तो अल्फा ग्लूकोज का अपने को इतना ध्यान रखना है कि बनेगा कैसे, तो ग्लूकोज का जो सांद्र विलयन है उस विलयन को कितने टेम्परेचर पर, 303 केल्विन टेम्परेचर पर अपने को क्या करना है, क्रिस्टलीकरण करना है। तो 303 केल्विन टेम्परेचर पर अपने क्रिस्टलीकरण करते हैं तो कौन सा ग्लूकोज प्राप्त होता है, अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होता है, अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होता है। और उस अल्फा ग्लूकोज का गलनांक कितना होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि 419 केल्विन उसका क्या होता है, गलनांक होता है। फिर बीटा ग्लूकोज कैसे बनेगा, सेम लैंग्वेज रखनी है, बस अपने को इतना लिखना है कि ग्लूकोज की सांद्र विलयन का जब 371 केल्विन पर क्या किया जाता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो बीटा रूप प्राप्त होता है। और उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका गलनांक कितना होता है, तो 421 केल्विन होता है। तो अपने को चार टेम्परेचर माइंड में रखने हैं। फर्स्ट कि अल्फा ग्लूकोज का निर्माण कैसे होगा, ग्लूकोज का जो विलयन है उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं अगर 303 केल्विन पर तो कौन सा ग्लूकोज प्राप्त होगा, अल्फा ग्लूकोज। और बीटा ग्लूकोज कैसे प्राप्त होगा, जब ग्लूकोज के विलयन का क्या करते हैं, अपने क्रिस्टलीकरण करते हैं कितने टेम्परेचर पर, 371 केल्विन टेम्परेचर पर करते हैं तो कौन सा ग्लूकोज प्राप्त होगा, तो बीटा ग्लूकोज प्राप्त होगा। अल्फा ग्लूकोज का टेम्परेचर गलनांक कितना होगा, 419 केल्विन होगा, और बीटा ग्लूकोज का गलनांक कितना होगा, तो 421 केल्विन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में यानी हाफ नंबर में पूछ सकता है वो कुछ भी कि अल्फा ग्लूकोज का गलनांक कितना होता है। अल्फा ग्लूकोज के निर्माण के लिए सांद्र
जो ग्लूकोज का सांद्र विलयन होता है उसे कितने टेम्परेचर पर क्रिस्टलीकरण किया जाता है। ये जो छोटे छोटे आंकड़े दे रखे हैं बहुत ही कम क्वेश्चनों में दे रखे हैं, यानी एक तो आपने को पता था आइडियोकरण में दे रखा था और दूसरा इसमें दे रखा है बस, और लगभग चांस वाली कोई भी अभिक्रिया में से नहीं दे रखा कि इनका टेम्परेचर इतना होता है, इनका टेम्परेचर इतना होता है। तो थोड़े बहुत जो जितने आंकड़े दे रखे अपने को वो भी अपने को क्या रखने हैं, माइंड में रखने हैं। तो अल्फा ग्लूकोज के लिए सिंपल सा 303 केल्विन और बीटा ग्लूकोज के लिए 371 केल्विन क्रिस्टलीकरण करेंगे तो कौन सा ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, अल्फा बीटा। और अल्फा का गलनांक कितना होता है तो 419 और बीटा का कितना होता है तो 421 केल्विन क्या होता है, इसका गलनांक होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, अल्फा ग्लूकोज होगा मतलब बीटा ग्लूकोज होगा, और कौन से ग्लूकोज होंगे ये चक्रीय रूप में जुड़े हुए होंगे। तो किस प्रकार से होंगे, तो इसके लिए टोलन ने कहा था, टोलन एक वैज्ञानिक था, उसने कहा कि ग्लूकोज की जो उपरोक्त आधार बताएं इस आधार पर कौन सी संरचना हो सकती है, एक चक्रीय संरचना हो सकती है। जिस चक्रीय संरचना में क्या होगा, जो एल्डिहाइड समूह होगा वो कौन से कार्बन से, 5वें नंबर कार्बन के साथ में क्या होगा, एक चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ होगा। कौन सा कार्बन, तो 5वें नंबर का कार्बन एल्डिहाइड समूह उसके साथ में किस रूप में जुड़ा हुआ होगा, चक्रीय रूप में जुड़ा हुआ होगा। तो संरचना देखते हैं अपने ग्लूकोज की, सिंपल जो फिशर संरचना दी थी ग्लूकोज की। तो फिशर संरचना में क्या था, अपनों को पता कि थर्ड वाले कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सी समूह को क्या करना है, बाएं तरफ दिखाना और बाकी को किस तरफ दिखाना है, दाएं तरफ। तो मैं एल्डिहाइड समूह को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये एल्डिहाइड समूह ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन की OH को किधर दिखाना है, इस साइड, और बाकी को सेम का सेम रखना अपने को। ये क्या था, ग्लूकोज की फिशर संरचना थी, 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज की फिशर संरचना थी। अब टोलन क्या कह रहा है, टोलन कह रहा है कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह होगा, मतलब ये समूह किस समूह के साथ में, तो एल्डिहाइड कह रहा है कि एल्डिहाइड समूह होगा वो ग्लूकोज के 5वें नंबर का जो कार्बन परमाणु होगा उसके साथ में क्या होगा, चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ होगा। तो एक तो ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, मतलब इसके साथ में ये चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ होगा। इसके कहने का मतलब है कि इसके साथ में ये चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ होगा। ये कह रहा है ये कि ग्लूकोज की जो संरचना होगी उस ग्लूकोज की संरचना के अंदर जो एल्डिहाइड समूह होगा वो एल्डिहाइड समूह किसके साथ में, तो वो C5 के साथ में एक चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ होगा। ये कौन कह रहा है, टोलन कह रहा है। तो अपने कह रहे हैं कि इस हिसाब से जुड़ेगा तो दो टाइप की संरचना बनाएगा, एक बनाएगा अल्फा ग्लूकोज, दूसरी बनाएगा बीटा ग्लूकोज। एक बनाएगा अल्फा ग्लूकोज और दूसरी बनाएगा बीटा ग्लूकोज। तो संरचना किस प्रकार से होगी, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नंबर यहाँ पर आता है। तो इसके साथ में क्या होगा, ये चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ होगा। तो इस टाइप से दो संरचना बनेगी, दो संरचना में एक अल्फा ग्लूकोज बनेगा और एक बीटा ग्लूकोज बनेगा। दोनों संरचना किस टाइप से बन सकती है, इसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करके इस ऑक्सीजन के साथ में जोड़ देता हूं। तो एक ऑक्सीजन के साथ में ऐसे जोड़ सकता हूं, अगर इसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करके इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ता हूं तो इस टाइप की संरचना बनेगी। और ये कह रहा है कि इसका एल्डिहाइड समूह किस नंबर के कार्बन परमाणु के साथ में, तो 5 नंबर के कार्बन परमाणु के साथ में। बाकी संरचना अपने को वैसी वैसी रखनी है। 3 नंबर पर इधर था तो इधर रख लिया, 5 नंबर का कार्बन परमाणु ये रहा। तो इसके साथ में जो ऑक्सीजन होगा उसे ऑक्सीजन को कहीं भी दिखा सकते हैं आप। तो इसके साथ ऑक्सीजन को मैंने यहां पर दिखा दिया, ये इसकी संरचना लिख दी। दूसरी क्या हो सकता है कि जो OH समूह है वो उस साइड हो सकता है, मतलब बाएं साइड आ सकता है। तो इस बाएं साइड इसे मैं ऐसे लिख के दिखा सकता हूं। और बाकी सेम O को कहीं भी रखना है मुझे, CHOH। थर्ड नंबर वाले को अपने को पता है कि OH को इधर रखना है तो इधर रख लिया, उसके साथ में इसको जोड़ के दिखा देना है, CH2 1 2 3 4 5 नंबर वाले कार्बन परमाणु के साथ में चक्रीय रूप से जोड़ के दिखाना है। तो ये 5वें नंबर के साथ में जोड़ के दिखाती है। इस टाइप से दो संरचना बन सकती है।
इस टाइप से क्या हो सकती है, दो संरचना बन सकती है। टोलन कह रहा है कि जो एल्डिहाइड समूह है वो एल्डिहाइड समूह किसके साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ में क्या है, चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ है, चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ है। तो चक्रीय रूप से जोड़ने का मतलब उसके साथ ऑक्सीजन को अपने चक्रीय रूप से जोड़ के दिखा देते हैं कि ये क्या है, चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ है। इस अवस्था में कह सकते हैं कि ये क्या है, एल्डिहाइड। मुक्त अवस्था में नहीं, मुक्त अवस्था में नहीं है तो मतलब इस अवस्था में, मतलब चक्रीय अवस्था में वो जुड़ा हुआ है। तो जब अपने संरचना को सेट करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके किधर ले जाते हैं, ऑक्सीजन परमाणु के साथ में अटैच करा देते हैं, एक हाइड्रोक्सी समूह के रूप में इसे क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एल्डिहाइड होता तो वो क्या करता, मुक्त अवस्था में होता तो वो किसी न किसी प्रकार का फ्रिक्शन देता, फ्रिक्शन नहीं दे रहा है तो मतलब किसी न किसी प्रकार से ये चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ है, और चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ है तो मतलब किसी न किसी प्रकार से ये अपने क्या कर रहा है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके किसी अन्य टाइप के यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोक्सी समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने हाइड्रोक्सी समूह को क्या कर लिया, रिंग के अंदर दिखा दिया, और सेकंड टाइम मैंने क्या कर लिया, हाइड्रोक्सी समूह को रिंग से बाहर दिखा दिया। ये दोनों ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज है और कौन सा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज है। ये दोनों चीज डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज है और कौन सा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज के अंदर इस संरचना के अंदर अगर हाइड्रोक्सी समूह फर्स्ट कार्बन वाला रिंग के अंदर आता है तो उसे कौन सा ग्लूकोज बोल देते हैं, अल्फा ग्लूकोज बोल देते हैं। और रिंग के बाहर निकल के आता है तो उसे कौन सा बोल देते हैं, बीटा ग्लूकोज बोल देते हैं। ये चक्रीय संरचना आपको ऐसे ही ध्यान में रखनी है। ग्लूकोज है, दो रूप कौन से होंगे इसके, एक तो अल्फा ग्लूकोज हो सकता है और एक बीटा ग्लूकोज हो सकता है। अल्फा ग्लूकोज का निर्धारण अपने फर्स्ट कार्बन के साथ में जो OH समूह होगा उसकी स्थिति देखेंगे। अगर OH समूह रिंग के अंदर है, मतलब ये एक टाइप से रिंग बन रही है, इस रिंग के अंदर आ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा। अगर रिंग से बाहर जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। तो ये रिंग के अंदर है इसलिए मैंने अल्फा ग्लूकोज लिख लिया, और ये रिंग के बाहर है इसलिए मैंने इसको कौन सा रूप लिख दिया, बीटा ग्लूकोज रख दिया। ये अपने को माइंड में रखना है। संरचना बनाएंगे कैसे, तो फर्स्ट अपने को ये जो वो बोल रहा है वैसे के वैसा लिखना है कि अल्फा ग्लूकोज जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह है वो 5वें नंबर कार्बन परमाणु के साथ में क्या है, चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ है। तो अपनों ने इस टाइप से संरचना रख ली, ये 5वें के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करके इधर शिफ्ट कर दिया और एक हाइड्रोक्सी समूह में कन्वर्ट कर दिया, और ऑक्सीजन को एक चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ दिखा दिया कि ऑक्सीजन कार्बन 5 और कार्बन 1 के साथ में क्या है, इस टाइप से जुड़ा हुआ है। कार्बन 5 और कार्बन 1 के साथ में ये चक्रीय रूप से क्या है, इस टाइप से जुड़ा हुआ है। तो ये संरचना अपनों ने रख ली। रिंग के अंदर वो हाइड्रोक्सी समूह आ रहा है तो इसलिए मैंने अल्फा दे दिया, रिंग से बाहर आ रहा है उसको मैंने क्या दे दिया, बीटा रूप दे दिया। यही चीज आगे हार्वर्ड संरचना आएगी, उसमें भी अपने को ध्यान रखना होगा। रिंग वाले जो जितने भी हाइड्रोक्सी समूह होंगे उनको नीचे रखेंगे, और रिंग से बाहर वाले होंगे उनको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो ये संरचना आपको ध्यान रखनी है, दो चीजों में काम आएगी। फर्स्ट चीज आपकी हार्वर्ड संरचना को ध्यान में रखने के लिए काम आएगी। हार्वर्ड संरचना कैसे माइंड में रखोगे, बहुत सारी हार्वर्ड संरचना आएगी। ग्लूकोज की आएगी, फ्रैक्टोज की आएगी, माल्टोज की आएगी, ग्लैक्टोज की आएगी, सुक्रोज की आएगी। तो उनकी संरचना का बेस ही ये संरचना ही होगी। इस संरचना के अंदर वो क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह है वो 5वें नंबर से जुड़ा हुआ है, तो अपने को 5वें नंबर से क्या करनी होगी, उसके अंदर जोड़ के दिखानी होगी। 5वें नंबर के साथ जुड़ा हुआ है किस टाइप से, एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। फर्स्ट कार्बन 5वें कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये हाइड्रोक्सी समूह में। अगर हाइड्रोक्सी समूह रिंग के अंदर है तो कौन सा, अल्फा ग्लूकोज, और रिंग के बाहर है तो कौन सा ग्लूकोज आएगा, बीटा ग्लूकोज आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको संरचना माइंड में रखनी होगी। उसके बाद में आती है ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना, कि हार्वर्ड संरचना कैसे निकालेंगे। ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना कैसे निकालेंगे, तो ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना निकालने के लिए अब अपने को यही संरचना ध्यान में रखनी होगी यहां तक। उसके बाद में आती है ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना। ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना क्या कहती है, ग्लूकोज की इस संरचना के आधार पर यह कहता है कि ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो पाइरेन के समान होती है। किसके समान होती है, पाइरेन के समान होती है, पाइरीन के समान होती है, सॉरी।
पायरीन के समान होती है। पायरीन की संरचना क्या है? तो पायरीन की संरचना अपने देखते हैं तो इस टाइप से पायरीन की संरचना होती है, इसे अपने पायरीन बोलते हैं। अगर इस टाइप से मैं लिख सकूं, ग्लूकोज की संरचना को अगर मैं इस टाइप, इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूं ना, एक कार्बन परमाणु, दो कार्बन परमाणु, तीन कार्बन परमाणु, चार कार्बन परमाणु और पांच कार्बन परमाणु, यही है। तो इसके अंदर भी क्या है? एक कार्बन परमाणु, दो कार्बन परमाणु, तीन कार्बन परमाणु, चार कार्बन परमाणु और पांच कार्बन परमाणु। उसके बाद में संरचना को ऐसे कर दूं तो ये भी पायरीन है, पायरीन है, और ये भी क्या है? पायरीन है। दोनों की संरचना सेम ही है, बस मैंने किया क्या है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा है। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही पांच कार्बन परमाणु है। तो अपनों ने ग्लूकोज की जो संरचना देखी थी, कौन सी चक्रीय संरचना देखी थी, बनाने का रूप देखा था, तो उसमें अपनों ने लिखा था कि C5 होता है, वो C1 के साथ में कौन से बंध से जुड़ा होता है? तो ऑक्सीजन के साथ में इस प्रकार से एक चक्रीय संरचना के रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो ये कार्बन परमाणु अगर मैं कौन सा मान लेता हूं? फर्स्ट कार्बन परमाणु मान लेता हूं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब C5 है, C4 है, C3 है, C2 है और C1 है। तो C1 और C5 आपस में कौन से ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए दिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए दिख रहे हैं ना, इसलिए ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो किसके समान हो जाती है? पायरीन के समान हो जाती है। पायरीन के समान होने के कारण ग्लूकोज की संरचना को क्या बोल देते हैं? अपने ग्लूकोज पायरेनोज बोल देते हैं। अभी तो ये सिंपल पायरीन के समान बनाया है, उसके बाद में हाइड्रोक्सी समूह इसकी वैलेंसी पूरी करके देखेंगे। इसके साथ तो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने को पता है कि ग्लूकोज में तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। छठे कार्बन परमाणु को भी कैसे न कैसे शिफ्ट करना होगा। लेकिन अपनों ने एक सिंपल सा रूप देखा है कि ग्लूकोज की संरचना इस पायरीन के समान हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या हो रहा है कि फर्स्ट कार्बन परमाणु 5 कार्बन परमाणु के साथ में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और इस पायरीन में भी क्या है, इसको अगर मैं फर्स्ट कार्बन मानता हूं तो 1 2 3 4 5, फर्स्ट कार्बन के साथ में पांचवा कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। वही अपनों ने ग्लूकोज की संरचना देखी थी। कौन सी संरचना देखी थी? तो ग्लूकोज की अपनों ने दो संरचना देखी है। एक तो ग्लूकोज की अपनों ने ये संरचना देखी है, जिसे क्या बोल रहा था मैं, ये ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्सी समूह अंदर आ रहा है, मतलब हाइड्रोक्सी समूह रिंग के अंदर आ रहा है, तो इसलिए इसको नाम क्या दे रहा था मैं? अल्फा ग्लूकोज बोल रहा था। और बीटा ग्लूकोज में किसको कह रहा था? बीटा ग्लूकोज जिसके अंदर क्या हो रहा था? हाइड्रोक्सी समूह रिंग से बाहर आ रहा था। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि रिंग से बाहर है CH। बाकी जो जैसी जैसी संरचना चल रही थी वैसी वैसी लिख रहे हैं अपने। इसे क्या बोल रहा था मैं? बीटा ग्लूकोज बोल रहा था। इसको बीटा ग्लूकोज और इसको अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज बोलने का कारण क्या था? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरी हो रही है। अल्फा ग्लूकोज इसलिए बोल रहा था कि इसके अंदर जो हाइड्रोक्सी समूह आ रहा है फर्स्ट नंबर वाला, वो क्या आ रहा है? रिंग के अंदर आ रहा है। रिंग के अंदर आने के कारण इसे अल्फा ग्लूकोज बोल रहा हूँ। और बीटा ग्लूकोज इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोक्सी समूह है वो रिंग से बाहर है। रिंग से बाहर होने के कारण इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? बीटा ग्लूकोज बोल रहा हूँ। तो जब अपनों ने ग्लूकोज की ये संरचना देखी थी तो इसके अंदर अपनों ने ये चीज भी देखी थी कि ग्लूकोज की ये संरचना होती है किसके समान होती है? पायरीन के समान होती है। किसके समान होती है? पायरीन के समान होती है। और पायरीन की अपनों ने संरचना देखी है, इस टाइप से संरचना दिखाई थी उसके अंदर।
ये पायरीन की संरचना होती है, अपनों ने देखी अभी। दूसरी संरचना भी यही बना देता हूँ क्योंकि दोनों अल्फा और बीटा के लिए अपने को बनाना है। एक कार्बन परमाणु, दो कार्बन परमाणु, 3, 4 और 5, C5 और C1 के साथ में क्या है, ये कौन से बंध से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन बंध से जुड़ा हुआ है। C1 ये रहा और C5 ये रहा। तो इस टाइप से ये संरचना बन रही है। पायरीन में तो क्या था कि इस टाइप से बंध थे, लेकिन इस टाइप में इसकी बंध की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी वैसे ही पूरी हो जाएगी। कैसे? तो इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं अपने फर्स्ट। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो रिंग वाले होंगे, रिंग वाले हाइड्रोक्सी समूह को हमेशा नीचे की तरफ लिखना है। जैसे इसके अंदर OH फर्स्ट कार्बन है तो इसे मैं फर्स्ट कार्बन मानता हूँ, तो फर्स्ट कार्बन का OH मुझे क्या रखना है, नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि ये रिंग के अंदर है, इसके साथ में हाइड्रोजन है तो वो ऊपर हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया। उसके बाद में सेकंड नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन भी OH क्या है, नीचे है, तो OH को मैंने नीचे दिखा दिया और उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसे ऊपर लिख दिया। उसके बाद में थर्ड पर देखता हूँ तो हाइड्रोक्सी समूह क्या है, रिंग से बाहर है, तो इसलिए इसको OH को मैंने ऊपर लिख दिया। और उसके बाद में हाइड्रोजन क्या है, नीचे है, तो नीचे लिख देंगे। मतलब रिंग वाले को हमेशा क्या रखना है, नीचे की तरफ दिखाना है। उसके बाद में फोर्थ पर देखते हैं तो फोर्थ में क्या है, हाइड्रोक्सी समूह रिंग के नीचे है, रिंग के अंदर आ रहा है तो मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर H उसके साथ जुड़ा हुआ वैसे लिख दिया। पांचवें नंबर कार्बन के साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है ना इसके साथ, और एक कौन सा जुड़ा हुआ है, CH2H5। तो CH2H5 को क्या कर देंगे, ऊपर दिखा देंगे, CH2OH को ऊपर दिखा देंगे और H को नीचे दिखा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर चेक करेंगे, इसमें रिंग के अंदर फर्स्ट कौन सा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को नीचे दिखाएंगे, फिर OH है तो OH को ऊपर दिखा देंगे। फिर दूसरे नंबर पर जो कार्बन है, दूसरे पर OH है रिंग के अंदर तो OH को क्या करेंगे, नीचे दिखाएंगे, H को फिर ऊपर। थर्ड में देखेंगे OH बाहर है तो मतलब OH को ऊपर फिर H को नीचे। फोर्थ को देखेंगे OH रिंग के अंदर है तो रिंग वाले को नीचे रखना है और बाकी को बाहर रखना है। फिफ्थ में फिर वही सेम की सेम CH2OH इसके साथ में H। तो ऐसे अपने को संरचना बनानी होगी, हावर संरचना। हावर संरचना किसके समान बताई थी मैंने, पायरीन के समान बताई थी। तो पायरीन के समान इस टाइप से संरचना बनती है पायरीन की। ये किसकी संरचना होती है, पायरीन की संरचना होती है। पायरीन की संरचना इस टाइप से, मतलब एक कार्बन परमाणु, दो कार्बन परमाणु, तीन कार्बन परमाणु, चार कार्बन और 5, यानी 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि C1 है, इसे C2 बोल रहा हूँ, इसे C3 बोल रहा हूँ, इसे 4th बोल रहा हूँ, इसे 5th बोल रहा हूँ। तो 5 और 1 के साथ में ऑक्सीजन क्या है, जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो इस टाइप से संरचना होने के कारण इसकी संरचना अपने क्या मान लेते हैं, ग्लूकोज की संरचना होती है, वो पायरीन के समान होती है। अब पायरीन के समान है तो इसकी वैलेंसी पूरी करनी होगी। अपनों ने पायरीन के समान संरचना बना ली। पायरीन के समान संरचना बनाने के बाद में ये जो दो बंध थे, दोनों बंध अपनों ने हटा दिए, क्योंकि अपने पास वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन और कौन से समूह है, हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है। उसके बाद में अपनों ने चेक किया क्या, कि जो रिंग के अंदर होंगे उन रिंग वालों को अपने को क्या करना है, नीचे दिखाना है और बाकी को ऊपर की तरफ दिखाना है। जैसे इसके अंदर OH फर्स्ट कार्बन में OH आ रहा है रिंग के अंदर, तो इसलिए मैंने फर्स्ट कार्बन का OH नीचे दिखा दिया और हाइड्रोजन को ऊपर। उसके बाद में सेकंड वाला OH भी रिंग के अंदर आ रहा है तो सेकंड वाले OH को नीचे, साथ में हाइड्रोजन है तो उसको ऊपर। रिंग वाले को नीचे और रिंग से बाहर वाले को ऊपर दिखाना है। तो यही मैं करता जा रहा हूँ। थर्ड पर देख रहा हूँ तो थर्ड के अंदर, रिंग के अंदर कौन सा है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को नीचे लिया है, रिंग से बाहर कौन सा OH बाहर है तो उसको बाहर लिया है। इस टाइप से चलता गया। पांचवें नंबर पर चेक किया तो पांचवें नंबर पर CH2OH है तो CH2OH को हमेशा ऊपर ही रखेंगे और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। ऊपर रखने का कारण है कि ये ऊपर ही होता है, क्योंकि आगे जब रिएक्शनें देखेंगे और सारी अभिक्रिया यानी और सारी स्ट्रक्चर देखेंगे सेलुलोज की, तो इसके साथ में वो क्या करेगा, अन्य जो यौगिक होंगे वो जुड़ेंगे और एक टाइप से क्या करेंगे, बड़ी संरचना का निर्माण करेंगे। तो उसमें ये काम आएगा। और साथ में ये होता भी क्या होता है, रिंग से ऊपर ही होता है। तो ये संरचना को अपने को क्या रखना है, माइंड में रखना है। इसके अंदर मैं इसे बोल क्या रहा था, अल्फा ग्लूकोज बोल रहा था। अल्फा बोलने का कारण था कि OH रिंग के अंदर है, फर्स्ट वाले कार्बन का OH देखना अपने को रिंग के अंदर है। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि ये अल्फा की संरचना के समान है,
क्यों? क्योंकि OH रिंग के अंदर है, तो रिंग के अंदर वाले को क्या करना है, नीचे दिखाना है, तो इसलिए इससे मैं क्या बोल दूंगा, अल्फा ग्लूकोज। संरचना किसके समान है, पायरेन के समान है, तो इसलिए पायरेनोज बोल दूंगा, पायरेनोज बोल दूंगा। उसी प्रकार से इससे मैं क्या बोलूंगा, बीटा ग्लूकोज पायरेनोज बोल दूंगा। ये लगा लेना इसके साथ, पायरेनोज बोल दूंगा। ये ग्लूकोज की कौन सी संरचना है, तो ये ग्लूकोज की हावर्त संरचना बोलते हैं इसे अपने। ग्लूकोज की कौन सी संरचना बोलते हैं, तो हावर्त संरचना बोलते हैं। और आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज की हावर्त संरचना दे दिए, तो आपको ये देनी है बस दो। ये आई कैसे, तो ये अपने को माइंड में अपने आप रखना है। और ग्लूकोज की संरचना हावर्त संरचना में ये देनी होगी। तो हावर्त संरचना को डायरेक्ट अपने को ऐसे लिखना होगा, ये स्ट्रक्चर तो अपने आप माइंड में रखनी होगी कि ऐसी संरचना होती है। उसके बाद में डायरेक्ट संरचना कैसे लिखनी होगी अपने को, तो डायरेक्ट संरचना ऐसे लिख के दिखानी होगी कि ग्लूकोज की संरचना है, पायरीन के समान है, OH नीचे, तो ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा फर्स्ट कार्बन का। फिर OH आएगा, फिर H आएगा, फिर H OH थर्ड नंबर वाला कार्बन है, तो फिर उसके बाद में OH H, फिर CH2 OH, फिर H। ये कौन सा हो जाएगा, तो नीचे है, तो नीचे के लिए अल्फा ग्लूकोज पायरेनोज, पायरेनोज बोल देंगे। उसी प्रकार से बीटा ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे, तो बीटा ग्लूकोज की संरचना में क्या करना होगा, बीटा ग्लूकोज की संरचना में अपने को सिर्फ OH को ऊपर रखना होगा और बाकी की संरचना सेम की सेम। ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हो और क्या कर सकते हो, संरचना के अनुसार भी डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो ये ग्लूकोज की हावर्त संरचना थी। ये ग्लूकोज की कौन सी संरचना थी, ये ग्लूकोज की हावर्त संरचना थी। इसे हावर्त वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, इसे हावर्त वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज की हावर्त संरचना कहते हैं। हावर्त कह रहा था कि ग्लूकोज की संरचना किसके समान है, पायरेनोज के समान है। किस, पायरीन के समान है, इसलिए इसके साथ में ग्लूकोज पायरेनोज बोल देते हैं। इसे क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज पायरेनोज बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज पायरेनोज बोलेंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें माइंड में रखना। रिंग या फिर ऐसी संरचना को डायरेक्ट याद कर लो या फिर उस बेस से डायरेक्ट क्या रख लो, माइंड में रख लो। थर्ड वाला तो हमेशा क्या रखना है, OH को अंदर ही रखना है। मेन बस फर्स्ट वाले पर, अगर फर्स्ट वाला OH नीचे है तो इसका मतलब अल्फा हो जाएगा, अगर ऊपर है तो उसे क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। एक लोफर बेटा होता है, वो अपने बाप का नाम नीचा करता है, इसलिए OH नीचे आ गया। एक सिंपल बेटा होता है, वो क्या करता है, अपने बाप का नाम ऊंचा करता है, तो उसके लिए OH ऊंचा आ गया। ऐसे माइंड में रख सकते हो, कैसे भी रखो लेकिन माइंड में तो रखनी पड़ेगी। उस संरचना के अनुसार रख लो या फिर इसके अकॉर्डिंग रख लो कि बस डायरेक्ट OH को क्या करना है, नीचे आ रहा है तो अल्फा, ऊपर जा रहा है तो बीटा। यहाँ तक आवर्त संरचना कंप्लीट होती है। थैंक यू।